मान लीजिए ये किसी भी सर्किट को जब मैं चेक कर रहा हूं या किसी भी ट्रैक को मैं चेक कर रहा हूं, अगर वो वहां पर GR दे रहा है तो वो ट्रैक क्या है, और वहां पर अगर OL आ रहा है तो वो ट्रैक क्या है, अगर वहां पे ग्राउंडिंग आ रही है तो वो ट्रैक क्या है, शॉर्ट। अगर ये रजिस्टर लगा हुआ है और CPU ही ओपन हो गया है तो, या CPU की ही ड्राई हो गई है, यहां पर GR मिलेगी? अगर यहां पर GR मिल रही तो हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज हमारे पास एक 13 मॉडल है जिसमें टच काम नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे टच कैसे काम करता है, कौन कौन सी सप्लाई है उसमें काम करती हैं और कैसे उसे रिपेयर करेंगे। तो जरा ये हमारे पास एक 13 है और इसमें देखो, बताना क्या कंडीशन दिख रही है आप। बिफोर ठीक है? बोलना है, बोल सकते हो आप, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी नहीं बे, बताना बूट हो रहा है सेट या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। देखो मेनू में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो पहले, अभी हो रहा है मेनू में एंटर। अब देखो स्लिप मोड आ रहा है या नहीं आ रहा है? कितने डिजिट में आ जाएगा? 1 डिजिट में आएगा, है नहीं? देखो उतरना स्टार्ट हो रहा है फोन या नहीं? 33 दिखा आपको? 33 अभी कितना दिखा? देखते रहना है। जब ये पूरा स्लिप मोड आएगा एटलीस्ट उसमें 5 से 7 मिनट लेता है ये। 31 आ गया। देखते हैं और नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। जब आप इस तरह से सेट को चेक कर रहे हैं तो इसमें कोई पत्ता नहीं लगाना है आपने, किसी भी तरह का पत्ता, कोई भी केबल, कोई भी डिस्प्ले नहीं लगानी है, खाली बोर्ड चेक होता है इसे, है नहीं? अगर आपने पत्ता लगा दिया तो कई बार पत्ते की भी शॉर्टिंग हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको करंट फ्लक्चुएट होता हुआ दिख सकता है। तो हम खाली बोर्ड चेक करते हैं ऐसे। अच्छा, किसी फ़ोन को जब आप DC से चेक करेंगे तो ये हर 3 मिनट बाद ना अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। तो बोर्ड DC से सिर्फ चेक होता है कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उसे चला नहीं पाएंगे। तो अगर कोई फ़ोन 3 मिनट बाद रीस्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने उसे DC से लगा रखा है इसलिए रीस्टार्ट हो रहा है। क्योंकि DC में सिर्फ प्लस माइनस होते हैं, इसमें SW लाइन नहीं होती है, यानी बैटरी सेंसिंग वाली। तो CPU को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो हर 3 मिनट बाद क्या होता है, वो रीस्टार्ट होने लगता है बिना बैटरी के। क्योंकि CPU को बैटरी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो फ़ोन फिर से क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने DC लगा रखा है। अच्छा, अभी जैसे आपने नोटिस किया कि इसका बूट नॉर्मल हो रहा है, 200 तो क्रॉस कर रहा है, तो उस पर स्क्रीन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? हमने जब सेट डेट पढ़ा था तो उसमें कई कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें से एक कंडीशन कौन सी पढ़ी थी? नो ग्राफिक, बट सेट क्या हो सकता है, ऑन हो सकता है। लेकिन क्लाइंट के लिए कई बार वो डेड भी होता है, जैसे उसका चार्जर नहीं कनेक्ट हो रहा, या फिर उसकी बैटरी भी डेड है, या फिर उसका बैटरी कनेक्टर टूटा हुआ था, आपने बैटरी कनेक्टर दूसरा डाला और सेट को चेक किया, सेट ऐसा बूट होने लगा। तो अब इस फोन पे स्क्रीन भी आनी चाहिए। अब हम इस पे स्क्रीन लगा रहे हैं और ये स्क्रीन दूसरे फोन पे चेक की हुई है पहले ही। अगर आप कहें तो मैं चेक करा भी देता हूं। Yes, 200 क्रॉस हुआ है फोन, 300 आया है, 400, 500 देखो ये आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके CPU पे हीट मार ली पहले ही। दिखा दूं क्या हो गया? देखो भाई, रात नहीं आ रही थी ना? आ रही थी भाई रात? नहीं आ रही। हम तो चाहते थे इसकी वीडियो बन जाए, ये नहीं चाहता था। देखना जरा क्या हो रहा है सेट में। अभी भी ऐसा तो नहीं एक आध बार स्क्रीन आ रही है। अभी भी एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। बहरहाल आपको ये तो देखना आ गया कि 200 क्रॉस करके एप्पल लोगो आना चाहिए था फ़ोन पर। इस पर आया है? आया था, बट हम पहले देख लें क्या हो रहा है इसमें। देखो अब कुछ नहीं आ रहा है भाई, दिखाई दे रहा है? ऐसा तो नहीं टच नहीं चल रहा हो उसका?
फिर से बंद करके ऑन करके देख लें एक बार, फिर से एप्पल लोगो आता है या नहीं आता है। मैं आपके साथ साथ ही चेक करेंगे साथ। देखो एप्पल लोगो तो आ रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को। देखिए क्या टच भी चल ही रहा है क्या है? क्या नहीं चल रहा भाई? टच नहीं चल रहा। जैसे हम ऐसे पॉपअप करेंगे तो टच होना चाहिए ना। क्या क्या रीजन हो सकता है टच ना चलने का? फोल्डर खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो फोल्डर अगर दूसरे में लगा ले और उसमें चल रहा हो तो फोल्डर ओके। फिर टच कनेक्टर की दिक्कत हो सकती है, और टच आईसी की भी हो सकती है, और कोई कमांड की दिक्कत नहीं हो सकती है? अरे हर चीज को चलने के लिए कितनी चीजें चाहिए? एनर्जी, सिग्नल, कमांड। कोई अगर कमांड नहीं आ रही होगी तब भी टच नहीं चलेगा, कोई अगर उसे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा तब भी टच नहीं चलेगा, टच को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो टच नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अब टच नहीं चल रही है। हम तो स्क्रीन का टॉपिक पढ़ा रहे थे, अभी टच भी आ गया, लेकिन काम एक दोनों में एक जैसे ही है। अभी भी काम वही करना पड़ेगा अभी भी मुझे। ये एक डिस्प्ले है। फोन में डिस्प्ले क्यों लगाई जाती है भाई? क्या देखने के लिए? जो भी आपके फोन के अंदर काम हो रहा है, अब सीपीयू के अंदर आप क्या नहीं कर पा रहे? देख नहीं पा रहे। तो एक मार्केट में या कंपनी क्या करती है, उस सीपीयू के लिए एक मॉनिटर लगा के देती है। जैसे हमने एक मॉनिटर लगा रखा है, या ये मॉनिटर लगा रखा है यहाँ पर। इसके अंदर विंडो है जो आपके सिस्टम में है। टीवी में तो विंडो नहीं है ना? टीवी में है विंडो? टीवी में कुछ नहीं है। टीवी में सिर्फ क्या है, एक लेंस है जिसपे इमेज बनेगी तो वो इमेज बनाता है, जैसे आपने स्क्रीन में भी देखा होगा। तो अगर मैं उसे मॉनिटर से ना जोड़ूं या सिस्टम से ना जोड़ूं इस स्क्रीन को, तो इस स्क्रीन पे कुछ आएगा दिखने के लिए? और अगर इस टीवी को ही ऑन ना करूं तो तब भी नहीं आएगा। अगर इसे प्लग दे दूं और ये कनेक्टिविटी भी दे दूं और ये स्विच बंद रखूं तो यानी हर चीज को चलने के लिए तीन चीजों की तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी आपको। क्या क्या? ठीक है। अब इस पर जो है एप्पल लोगो आ गया, या आपने सिग्नल दिया, एप्पल लोगो उस पर दिखने लगा। आपने कम वोल्टेज दे दिया, आपका टीवी स्टार्ट हो गया, उस पर एप्पल लोगो दिखने लगा। आपने स्विच दबा दिया तो सब कुछ स्टार्ट हो गया। लेकिन इस एप्पल लोगो को देखोगे कैसे? इस पे जब तक रोशनी ना हो ये दिखेगा? तो एक तो हुई इसकी ग्राफिक, सही, एक हुई इसमें लाइट। अब मोबाइल जो है, मोबाइल इंडस्ट्री में एप्पल में दो तरह की टीवी या कह सकते हो आप डिस्प्ले यूज हो रही है। एक में बल्ब अलग से लगाए जाते हैं जिन्हें हम एलईडी बोलते हैं, कौन से, वो एलसीडी बोलते हैं, सॉरी। एक में बल्ब उसी के अंदर होते हैं जिसे हम एलईडी डिस्प्ले बोलते हैं। तो मार्केट में एप्पल के जितने ही फोन आए इसमें दोनों तरह की स्क्रीन यूज होती है। पुराने मॉडल जो होते हैं जैसे आईफोन 6, 6s, 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस, XR, 11, इन सभी मॉडल में क्या है कि आपकी एलसीडी स्क्रीन यूज की गई है। तो एलसीडी स्क्रीन में क्या होता है कि पर्दा अलग होता है, ये ग्राफिक अलग होती है, और लाइट के लिए ऐसे बल्ब लगे होते हैं अंदर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इन बल्ब को जलाने के लिए एक बूस्टर लगा होता है, आप इसे बोल सकते हो लाइट आईसी, सही है। ग्राफिक के लिए अलग एक बूस्टर लगा होता है जिसका नाम अगर आप वैसे देखें तो ग्राफिक आईसी बोलते हैं, लेकिन अगर सिमेटिक पे देखें तो उसका नाम चेस्टनट आईसी मिलेगा आपको। आप ग्राफिक आईसी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको दोनों चीजें, ये जो चलेगी, ये जो आपकी ग्राफिक है वो 6 वोल्ट से चलेगी। कितने वोल्ट से चलेगी? लाइट जो चलेगी एटलीस्ट आपको लगभग 18 वोल्ट तो चाहिए, मैक्सिमम 22। सैमसंग में देखते तो 45 तक भी चला जाता है। अब ये दोनों वोल्टेज मेरे पास बैटरी में तो होते नहीं, या होते हैं? बैटरी में कहीं नहीं है वोल्टेज। तो मुझे क्या चाहिए? एक बूस्टर चाहिए। तो बूस्टर को सबसे पहले बैटरी से जोड़ा जाएगा। ये बैटरी से जोड़ दिया, इसे ही बैटरी से जोड़ दिया। कितना वोल्ट आ रहा होगा इसे? 4.2। खाली बैटरी से जुड़ा होता है या VDD मेन से जुड़ा होता है? ये बात तो वही है, इस पे ही वोल्टेज वही होगा।
अब ये दोनों वोल्टेज इसे मिलेगा बूस्टर को, तो ये अपना वोल्टेज बनाएगा, ये अपना वोल्टेज बनाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर देना, ये बूस्टर खराब हो गया है। कौन सा वाला? लाइट वाला बूस्टर। तो फोन पे एप्पल लोगो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन क्या नहीं दिखेगी? लाइट नहीं दिखेगी, रोशनी नहीं दिखेगी। तो आप उस पर टॉर्च मार के देखेंगे तो आपको दिखेगी। ये सारा कॉन्सेप्ट किसका बात कर रहे हैं अभी हम? एलसीडी स्क्रीन का। एलईडी स्क्रीन में क्या है कि ये अलग से बल्ब नहीं लगाए गए। एलईडी का मतलब ये लाइट इमिटिंग डायोड है। क्या फुल फॉर्म होती है भाई एलईडी की? यानी इसके बल्ब बाहर नहीं है, अलग से फिजिकली नहीं देखने को मिलेंगे। वही ग्राफिक है और वही लाइट है। वो लाइट जब जलेगी तभी आपको ग्राफिक दिखती है। यानी छोटे 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 क्या दिखेंगे आपको? बल्ब। लेकिन वो ऐसे नहीं दिखेंगे, पिक्सल्स दिखेंगे वो आपको। तो इन फोनों में ये बूस्टर नहीं होता। किन फोनों में? जो एलईडी वाले फोन होंगे इनमें बूस्टर देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये ज्यादातर मैक्सिमम 4 वोल्ट से चल जाते हैं, 4.2 या 4.1 से चल जाते हैं, तो कोई बूस्टर की जरूरत नहीं है। ग्राफिक भी जो है इसकी, ये ग्राफिक ये अभी भी 7 वोल्ट से चल रही है। तो आपको 7 वोल्ट के लिए क्या चाहिए? एक बूस्टर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब आपकी स्क्रीन आ गई और स्क्रीन दिखने लगी। कुछ कंपनियां क्या करती है, टच का पैनल अलग यूज करती हैं। यानी टच का कनेक्टर देखेंगे आप तो अलग दिखेगा, जैसे आईफोन 12, 12 प्रो या एक्स या एक्सेस या एक्सेस मैक्स, या फिर आपका 6S में दोनों एक ही है, 7 में दोनों एक ही है, 8 में दोनों एक ही है, 11 में दोनों अलग अलग है, 11 प्रो में एक ही है। तो यानी कई बार क्या किया जाएगा, इसका टच पैनल जो है, ये टच पैनल जो है वो डिस्प्ले के ऊपर ही लगा के इसका कनेक्टर भी उसी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। कई बार दोनों को क्या किया जाएगा? अलग अलग किया जाएगा। तो अगर मेरे पास सेट में टच नहीं चल रहा है, ये टच, ये भी आपका लगभग 8 वोल्ट या 6 वोल्ट से स्टार्ट करता है। ये वोल्ट इसे भी चाहिए। कितना? इसके लिए भी क्या चाहिए फिर? अब मुझे बूस्टर चाहिए। तो एक टच बूस्टर भी लगा होता है बड़े फोन में, जैसे आप 13 में देखेंगे, 12 में देखेंगे, 11 प्रो में देखेंगे। कई बार ये बूस्टर जो है ये अलग से नहीं बनाया जाता है, इसी से काम करवा लिया जाता है। यानी ग्राफिक का ही बूस्टर बना देगी और टच का ही बूस्टर बना देगी, यानी दोनों के लिए वोल्टेज बना देगी। कई बार इसे क्या किया जाएगा? अलग अलग किया जाता है। तो अगर हमारे पास जैसे भी आईफोन 13 है, कौन सा मॉडल है, इसमें क्या किया गया है, ग्राफिक का और लाइट का बूस्टर एक ही कंबाइंड है, टच का बूस्टर अलग है। तो अगर टच नहीं चल रहा है तो टच के बूस्टर पे काम करना पड़ेगा आपको, ग्राफिक नहीं चल रही तो ग्राफिक के बूस्टर पे काम करना पड़ेगा। लाइट का सेपरेट कोई बूस्टर नहीं है। लेकिन अगर यही 7 मॉडल होता, कौन सा मॉडल होता, तो उसमें क्या है, ये और ये कंबाइंड हो जाता है और ये क्या हो जाता है, सेपरेट। डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि स्क्रीन पे 3 चीजें हैं और तीनों अलग अलग है। एक स्क्रीन पे है टच, जो कि आप कमांड देने के लिए यूज कर रहे हैं। एक है स्क्रीन पे ग्राफिक, जो कि आप देखने के लिए यूज कर रहे हैं कि आपके फोन में क्या हो रहा है। एक है लाइट, जो कि बिना रोशनी के, क्योंकि आप उस पर प्रॉपर देख नहीं पाएंगे। तो अगर लाइट नहीं जल रही तो इसके बूस्टर पे जाना पड़ जाता है हमें। ग्राफिक नहीं आ रही तो ग्राफिक के बूस्टर पे। टच नहीं चल रहा है तो अभी मेरे फोन में क्या नहीं चल रहा है, टच नहीं चल रहा है ना। अब टच जो काम करेगा, टच ये जो काम करेगा, इसके लिए कोई कनेक्टर होगा या नहीं होगा, जहां पर ये लगा होगा। या तो वो फोल्डर खराब हो गया हो जिसमें ये स्क्रीन लगी हुई थी, उसके ऊपर टच पैनल, या फिर ये कनेक्टर की पिनें लूज हो गई हो सकता है। ऐसे टच की पिनें जो हैं ये लूज हो गई हैं, या फिर टच का वोल्टेज आना बंद हो गया हो, या फिर टच को सिग्नल नहीं मिल रहा हो, या फिर टच की कमांड खत्म हो गई। ये कैसे पता करेंगे, ये चीज कैसे चेक कैसे करें? आपको नहीं समझ में आ रहा। आपके पास कनेक्टर होगा बोर्ड पे जहां पे वो डिस्प्ले लगती होगी। अब आपको ये देखना है कि इसका टच अलग है या कंबाइंड है। तो 13 में मैं आपको बोल रहा हूं 13
13 मिनी प्रो या प्रो मैक्स, सब में एक ही कनेक्टर है ये। इसी में कुछ पिने जो हैं वो लाइट जलाने के लिए हैं, इसी में कुछ पिने हैं जो ग्राफिक लाने के लिए हैं, इसी में कुछ पिने हैं जो टच चलाने के लिए हैं। बट अगर आप चाहें तो उन्हें अलग अलग सिमेटिक से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कनेक्टर की पिने सारी, मान लीजिए 16 पिन इधर है और 16 पिन इधर है, सारी की क्या कर देनी है आपने, GR ले लेनी। जो GR अब नॉर्मल मिलेगी उसे फॉलो करना है। करें? कैसे पता चला मुझे? देखो यहाँ पर रियल इमेज नोट्स मिला सभी को। इसी की पिनों पर हम चेक करके बता सकते हैं कि कोई सप्लाई डैमेज है या सही है। अगर इसमें सारी सप्लाई सही आई तो सही है, फिर आप या तो आपकी डिस्प्ले खराब है या टच बूस्टर खराब है। लेकिन अगर यहीं पे पिने कोई अबनॉर्मल आई तो जो पिन अबनॉर्मल आई है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। करें? तो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर ये आएगा, इसकी सारी पिने चेक कर डालनी है, कोई जरूरत नहीं है अलग अलग। अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है यार ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज बता दी सर ने कि ये ढूंढना है वो ढूंढना है, मत ढूंढिए। कनेक्टर तो ढूंढ पाएंगे ना बोर्ड पर, कनेक्टर होना चाहिए आपके सामने। जैसे अगर मैं चार्जिंग का कनेक्टर की बात करूँ तो चार्जिंग के कनेक्टर पे GR चेक करूंगा, अगर मैं टच के कनेक्टर की बात कर रहा हूँ तो टच के कनेक्टर पे चेक करूंगा। डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर लगा है। अगर मेरा कैमरा नहीं चल रहा है तो अब कैमरा कनेक्टर यहाँ लगा है, अगर मेरा फेस आईडी नहीं चल रहा है तो फेस आईडी का कनेक्टर होगा, अगर मेरा इसके अलावा ऑन ऑफ नहीं चल रहा है तो ऑन ऑफ का कनेक्टर ये है। तो जो भी कनेक्टर आपका काम नहीं कर रहा है या जो भी कनेक्टर से कोई कनेक्टिविटी नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट जो करना होता है, हमें रिवर्स रिपेयरिंग करनी होती है। कभी भी स्टार्ट से नहीं करनी होती है। ऐसा नहीं कि टच नहीं चल रहा तो सीधा CPU निकाल देना है, पहले टच के कनेक्टर पे जाके चेक करना है। मे भी हो सकता है वो फिजिकली डैमेज हो गया हो या नहीं हो सकता, हो सकता है वो फिजिकली डैमेज हो गया, हो सकता है वो पिन डिस्कनेक्ट हो गई हो सकता है कि वहां पर सप्लाई ना आ रही हो, लेकिन हमने क्या किया, CPU निकाल लिया। हो सकता है वहां पे सप्लाई आ रही होती, अननेसेसरी मैंने क्या कर दिया, उसका CPU निकाल लिया। आप बिना CPU निकाले दे दे कस्टमर को, अब तो लगाना पड़ेगा। मान लीजिए पहले सेट ऑन हो रहा था, अब क्या हो गया सेट, अब कस्टमर क्या कह रहा है, नीचे उतरा काउंटर से, बाहर आ जा। बुलाएगा, जरूर बुलाएगा भाई तुम्हें, और इतनी प्यार से नहीं बुलाएगा जितनी प्यार से मैं बता रहा हूं। आपके घर वालों को याद करते बुलाएगा। हाँ जी चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं, देखिए उम्मीद नहीं देखी। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, इस वाली पिन पर यहां से दिखाई दे रहा है आपको भी, तो पहला एक OL है, गिनना कितने OL है, इस साइड सिर्फ एक OL है, याद रहेगा आपको। ग्राउंड देखना कितने है, इसी साइड कितने ग्राउंड है, 3, सही है, याद रखोगे। कितने ग्राउंड है, OL कितना है, 1, इधर ध्यान रखना है। अब कितने OL है, 3 OL है। ग्राउंड कितने, 1 2 3 4, ठीक। हम पहले इसे स्टार्ट करेंगे इधर से, मल्टीमीटर नजर आ रहा है, लाइट भी ऑन कर, इतनी देर तक चलेगी नहीं लाइट भाई इसकी। दिख रहा है वैसे मल्टीमीटर, मैं ना इधर से चेक करना स्टार्ट कर रहा हूं, इधर से। याद है सभी को कितने ग्राउंड है इधर, और नीचे वाले में और 3 OL है। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये बताएं, पहला, दूसरा, 2 OL हो गए है नहीं, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। अब सभी पे ना GR है, याद रखना यहां से। नेक्स्ट, 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 ये वाला, ये, 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 इधर सब सही आया। ग्राउंड कितने थे इधर? तो 4 ग्राउंड मिले हमें। OL कितने थे? 3 OL मिले हमें। उधर वाले पे आ जाओ। उधर वाले पे याद है कितने OL हैं? ग्राउंड कितने हैं? 3। ठीक, तो देखो पहले ही OL आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बताओ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। अब सारी जी आ रहे हैं यहां से। 15वां, 16वां, 17, 18, 19, 20, 21, क्या 21 OL है, 22, 23, 24, 25, 26। क्या खराब मिला है अभी तक? एक पिन जो है OL मिली है इधर एक्स्ट्रा, जबकि इधर एक OL था। अभी हमारे कितने OL मिले? 2 OL मिले। देख लें, याद कर लें उस पिन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही है। यही रॉन्ग नंबर है, बताना भाई यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी जी आ रही है इस पे? कहां से आ रही है? यहां पे कुछ हाईलाइट हुआ? एक रजिस्टर दिख रहा होगा। अब ये रजिस्टर पर GR इधर से आनी है, और इधर कहां से आनी है? जिस IC से जुड़ा होगा। कोई भी कंपोनेंट अपने आप GR नहीं बनाता, वो GR हमेशा IC की दिखाता है। अगर वो IC से जुड़ा होगा तो GR दिखाएगा, अगर वो IC से नहीं जुड़ा होगा तो GR नहीं दिखाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर OL आने का क्या मतलब है यहाँ पर के लिए? तो उसमें तो क्लाइंट खुद ही बोल रहा है ये सेक्शन की रिपेयरिंग है, डेड की रिपेयरिंग है। क्या सेक्शन बोल रहा है वो? टच काम नहीं कर रहा। इसके लिए जैसे हम सेट डेड के लिए रिपेयर करते हैं या रिपेयरिंग करते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट यूज करते हैं या पार्ट यूज करते हैं या फिर मशीन यूज करते हैं, कौन सी? DC। जब हम सेक्शन की रिपेयरिंग करेंगे तो DC यूज नहीं करते, क्योंकि क्लाइंट खुद ही बोल रहा है मेरा स्पीकर नहीं चल रहा है, मेरा कैमरा नहीं चल रहा। कैमरे का कब पता चलेगा उसे? जब उसका फोन क्या होगा? चालू होगा, तभी तो बताओगे ना कैमरा नहीं चल रहा है। बंद फोन में कोई कहता है कैमरा रिपेयर करवाना है? तो अगर क्लाइंट बोल रहा है कैमरा नहीं चल रहा, इट मींस उसका सेट तो ऑन है, तो आपको DC पे लगा के देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको DC की जरूरत नहीं है। आपको जब भी आप किसकी रिपेयरिंग करेंगे? सेक्शन की। सेक्शन की रिपेयरिंग का मतलब क्या है? पर्टिकुलर कोई एक चीज काम ना करना, ऐसे नो टच, नो ग्राफिक, ऐसी कोई भी कंडीशन है, नो वाईफाई, नो बेसबैंड, नो चार्जिंग, कोई भी ऐसी कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि आपको DC पे लगा के देखने की जरूरत नहीं है। DC पे आपको कब लगाना है? जब क्लाइंट बोल रहा है भैया रात चल रहा है, सुबह बंद हो गया। क्लाइंट बोल रहा है मैंने पानी में गिरा, उसके बाद चलाया, फिर नहीं चल रहा।
या मैंने चार्जिंग पे लगाया फिर नहीं चल रहा, मैंने किसी कस्टमर को दिया था इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था, उससे वापसी लिया तो ये ऑन ही नहीं हो रहा, तब आपको डेड साइड की रिपेयरिंग करनी होती है। तो हम अभी सेक्शन की रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो हमारा पहला पार्ट जो होता है या पहला मशीन जो यूज करते हैं हम, वो क्या यूज करते हैं? मल्टीमीटर। क्यों यूज करते हैं मल्टीमीटर? हाँ जी, उस लाइन की जीआर चेक करने के लिए। जीआर का क्या मतलब है? सोर्स, समझते हो? सोर्स जहां से सप्लाई निकली। जैसे करोल बाग से आप मेट्रो में बैठे और आपने टिकट लिया राजीव चौक तक का, कहां तक का लिया है? ये हो गया डेस्टिनेशन, जहां पे सप्लाई पहुंची। यहां पर लगा है, मान लीजिए जस्ट सपोज यहां पे लगा है आपका स्क्रीन जिसे चाहिए 1.8 वोल्ट, स्पीकर जिसे चाहिए 2.5 वोल्ट। ये कंपोनेंट तो नहीं बनाएंगे, ये कौन बनाएगी? आईसी। अब ये आईसी से ये जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक यहां पे सप्लाई पहुंचेगी? तो इसके बीच में क्या डला हुआ है? एक तार। ये तार आपको फिजिकली नहीं दिखेगा, हम इसे क्या बोलते हैं भाई? सप्लाई। क्या बोलेंगे इसे? सप्लाई। लेकिन ये फिजिकली बोर्ड पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बोर्ड पे सिर्फ आपको पार्ट देखने को मिलते हैं, कंपोनेंट। अब उन कंपोनेंट को आपको ये कंफर्म करना होता है, हाँ भाई ये सप्लाई को दिखेगी तो है नहीं। अब ये बोर्ड के अंदर अंदर है, लेकिन जब बोर्ड के अंदर अंदर है, हर तार पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे? इस तार पे भी कंपोनेंट लगे हुए, एक लगा है ऐसे, एक लगा है ऐसे। पहचानते हो उन दोनों कंपोनेंट को? एक कैपेसिटर है जिस पर मैंने लिख दिया C4 चालाक, एक है रजिस्टर जिस पर मैंने R लिख दिया। C4 वैसे कैपेसिटर है, आपको पता ही है, या यहाँ लिख दिया FL, या यहाँ लिख दिया डायोड, D बना दिया मैंने, या DZ बना दिया। ये इसका निक नेम है। क्या है ये इसका? निक नेम का मतलब क्या है? जैसे पेट नेम देते हैं ना किसी को भी, जैसे किसी की बंदी देती है उसे बाबू के नाम से, नाम तो उसका कुछ और होता है ना, बट उसे नाम क्या देती है? ऐसी सिमेटिक पे पूरा रजिस्टर नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए लिखा जाएगा, कैपेसिटर के लिए लिखा जाएगा, कॉइल के लिए लिखा जाएगा, डायोड के लिए लिखा जाएगा DZ। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है अभी। आपको जब भी सिमेटिक पे देखना है तो वहाँ पे पूरा नाम नहीं मिलेगा कंपोनेंट का, या तो ऐसा सिंबल बना होगा, आप सिंबल से पहचान लीजिए, या फिर आप एक डिनोटिंग लेटर से पहचान लीजिए, जैसे डिनोटिंग लेटर बोलते हैं वैसे। तो अगर वहाँ पे C लिखा हुआ है इट मीन्स वहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर वहाँ पर R लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर रजिस्टर लगा है। यही चीज़ बिटमैप पे भी दी जाती है। अगर आप बिटमैप को देखेंगे तो बिटमैप पे भी C के साथ नंबर लिखा गया होगा, या R के साथ नंबर लिखा गया होगा, या L के साथ नंबर लिखा गया होगा, या DZ के साथ नंबर लिखा गया होगा, या FL के साथ लिखा गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि FL किसका नाम है दूसरा, या R किसका नाम है दूसरा। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तब तक आपको सिमेटिक ईजी नहीं लगेगा। तो पहला कंडीशन यही होता है कि आपको कंपोनेंट पहचानना आना चाहिए सिमेटिक पर, बट सिमेटिक पे पहचाना हुआ कंपोनेंट बोर्ड पे पहचाने हुए कंपोनेंट से अलग होता है। बोर्ड पे फिजिकली कंपोनेंट अलग तरीके का दिखेगा, तो वहाँ पर ब्राउन कलर दिखता है, आपको ब्लैक कलर दिखता है, आपको डार्क ब्लैक भी दिखता है, तो वो अलग अलग कलर से भी आप पहचान सकते हैं। कई तरीके हैं रिपेयरिंग के, तो अभी हम सिर्फ सिमेटिक के थ्रू बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रैक है और ये ट्रैक आपको फिजिकली नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा इसका मतलब ये तो है नहीं कि नहीं होगा। जैसे बल्ब है, ये इससे जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा? कोई आंख मीच के कहते नहीं नहीं ये जुड़ा हुआ नहीं क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। ना दिखना जरूरी थोड़ी ना है कि भाई वो चीज नहीं हो। किस किसने अमेरिका देखा है? तुमने देखा है अमेरिका? कैसे? तुम्हारी छत से? कहां से दिखता है? गूगल मैप वगैरह पे। अगर कोई कल को कहने लगे मुझे नहीं दिख रहा है, तो अमेरिका नहीं है क्या? है? ये ट्रैक नहीं दिखेगा, कंपोनेंट दिखेंगे। अब ये ट्रैक से यहां से मान लीजिए वोल्टेज चला, ये वोल्टेज इन और बाहर जा रहा है, सिग्नल चला, वोल्टेज चला, कुछ भी चीज चली, लेकिन वो उड़ के नहीं जाएगी बोर्ड में एक जगह से दूसरी जगह। चाहे वो कमांड जा रही हो, क्या जा रही हो भाई? कमांड जा रहा हो, सिग्नल जा रहा हो, या एनर्जी जा रही हो, किसी भी चीज के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास एक वायर होना चाहिए। चाहे उससे सिग्नल भेजो आप, चाहे उससे आप कमांड भेजो, चाहे आप उससे एनर्जी भेजो, तार तो आपको चाहिए चाहिए। जब तार होगा तो तार में क्या होंगे? कुछ कंपोनेंट भी होंगे। कई बार डायरेक्ट भी होता है, जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जो सिग्नल्स होते हैं उनमें कंपोनेंट नहीं लगाए जाते। एनर्जी में ज्यादातर कंपोनेंट मिलते हैं। तो आपको सिमेटिक ये बताएगा कि उस लाइन में कंपोनेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट हाईलाइट करेगा,
अगर कंपोनेंट होगा तो कंपोनेंट उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, हाईलाइट। समझ में भी आ रही है तुम्हें क्लास? हाँ, तो मैं कह रहा था यहां पर डेस्टिनेशन पर आने के लिए इस सोर्स को एक मीडियम यूज करना पड़ता है, वायर। अब ये वायर अगर यहां से डिस्कनेक्ट हो गई तो क्या यहां पे डेस्टिनेशन पे कोई चीज पहुंचेगी? आईसी बदल दो, दूसरी लगा देता हूं यहां पर, तब भी नहीं पहुंचेगी। यहां से कंपोनेंट मिसिंग हो जाए तब भी नहीं पहुंचेगी। तो आपने सबसे पहले जब भी किसी लाइन को हम चेक करते हैं कि एक तरीका तो ओल्ड वाला था लाइन को चेक करने का, मुझे कैसे श्योर होगा कि लाइन ठीक है या नहीं, तो मैं क्या करता हूं, बीप वाले तरीके पे चले जाता हूं। एक जो पुराने जमाने में यूज होता था 2009, 10, 11, 12 में ऐसे क्या करते थे, वो पीला वाला मल्टीमीटर आता था, तो वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे चेक कर लेते थे। एक तार यहां रखा, दूसरा तार यहां रखा, बीप बजा दी, लाइन कनेक्ट है। लेकिन वो ज्यादातर उस पर अप्लाई होता था जिसमें पिन वाली लेग होती थी पिन आईसी की, पिनें बाहर दिखती थी। तो आप पिन तो बाहर कर सकते थे ना चेक, ऐसे अगर इसकी मैं पिन बाहर निकाल दूं तो यहां से यहां चेक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। लेकिन अगर बीच में कंपोनेंट लगा हुआ है तो वो उसकी कंडीशन में होता था। हम उसके डीप में नहीं जाते, बहुत लंबी हो जाएगी यार वीडियो फिर, बट आपको समझाने के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगर ये बॉल आईसी है तो अब तो सारी आईसी बॉल है, तो अब आप मल्टीमीटर तो उसके अंदर नहीं घुसेड़ सकते, या घुसेड़ सकते हो? कोई इतना है समझदार? या फिर क्या कर ले, आईसी को ही निकाल दे यार पहले, फिर चेक कर ले। ये कोई समझदारी है? तो हम क्या करते हैं, जैसे टेस्टर देखा आपने, टेस्टर क्या करता है, जहां पर भी वोल्टेज आ रहे होंगे वहां पे वो जल जाएगा। वो 4 मंजिल घूम कर आ रहा हो तार, उससे मतलब नहीं है उसे, बस उसे पता है टेस्टर यहाँ पे अगर जला तो वोल्टेज आया, अगर यहाँ पर नहीं जला तो वोल्टेज नहीं आया। आपने भी यही चेक करना होता है यहाँ पे जीआर से। जीआर आपको ये बता रही है कि ये पॉइंट, ये टिप्स या ये प्रिंट या ये कंपोनेंट इस सोर्स से क्या है, कनेक्ट है। क्लियर हो रही है मेरी बात यहां तक? जिस भी सप्लाई को आप रिपेयरिंग को चेक करेंगे या कोई भी सेक्शन को रिपेयर कर रहे होंगे आप, चाहे चार्जिंग के, चाहे डिस्प्ले के, चाहे कैमरा के, चाहे आपके वाईफाई के, तो जब आप उसकी जीआर चेक कर रहे हैं, यानी आप सप्लाइयां चेक कर रहे हैं, तो आपका यही कॉन्सेप्ट होगा कि आपने मल्टीमीटर यूज करना, मल्टीमीटर से चेक करना है कि वो कनेक्टिविटी में है या नहीं। सबसे पहली प्राइम कंडीशन आपकी ये है कि जो भी चीज वहां पे लगी है वो किसी ना किसी सोर्स से जुड़ी हुई होगी, तभी वो काम करेगी। तो आपको कंफर्म ये करना है कि वो सोर्स से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। अब मान लीजिए अगर नहीं जुड़ी हुई है तो क्या हो सकता है, यहां पर आपको 6 कंडीशन मिलेंगी भाई। कितनी कंडीशन मिलेंगी? किसी भी ट्रैक को जब आप चेक करेंगे तो आपको 6 कंडीशन देखने को मिलेंगी मल्टीमीटर पर। या तो वो लाइन ओके होगी, क्या होगी भाई? यानी ये सोर्स जो है इस डेस्टिनेशन से जुड़ा होगा, उसकी एक अलग कंडीशन होगी मल्टीमीटर पे। दूसरी होगी ये ट्रैक ओपन होगा, इसे हम बोलते हैं ब्रेक, टूटना। तीसरी होगी शॉर्ट, इसका मतलब है प्लस का माइनस से जुड़ जाना। चौथी कंडीशन मिलेगी लो जीआर, यानी मान लीजिए आपको जीआर लिखी गई है रेफरेंस के तौर पर 350 और आपके यार 115। कनेक्ट तो है लेकिन प्रॉपर कनेक्ट नहीं है अभी ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं है। लास्ट नेक्स्ट आएगी आपकी हाई जीआर, मान लीजिए आपकी लिखी गई है ये और आपके आ रही है ये भी नॉर्मल नहीं है। उसके बाद बताई जाएगी आपको ओवरलोड। ओवरलोड पढ़ने के लिए आपको ये 5 कंडीशन पहले की क्लियर होनी चाहिए। जब तक वो 5 कंडीशन क्लियर नहीं होंगी आपके ओवरलोड समझ में नहीं आएगा। पर्टिकुलर कहीं कहीं पर होता है, सब जगह पर नहीं होता है, डिस्प्ले की लाइन में होता है ये ज़्यादातर। जब आप डिस्प्ले सर्किट को चेक करेंगे वहां पर आपको ओवरलोड ट्रैक जरूर मिलेगा। तो ओवरलोड ट्रैक चेक करने का तरीका अलग होता है, वो जब हम डिस्प्ले के सर्किट पे जाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन आपको मल्टीमीटर से कितनी कंडीशन मिल सकती है यार? ओके में क्या होगा? सम जीआर, जितनी जीआर लिखी गई होगी आपके मल्टीमीटर पे दिखेगी। रेफरेंस के तौर पे क्या यूज करेंगे आप? रेफरेंस के तौर पे क्या यूज करेंगे, कैसे मैच कराएंगे कितनी जीआर आनी है? आपको बिटमैप चाहिए होगा भाई। तो बिटमैप से क्या बेनिफिट है आपको कि आपको ये पहले से चेक करके बता रहा है कि यहाँ पे अगर आप चेक करते हो ओके बोर्ड में तो ये 350 आती है, तो मेरी भी 350 की जगह 360 आ रही है। क्या है? सही है, छोड़ देना है मैंने से। उसके बाद दूसरी कंडीशन आ सकती है ओपन, यहां पर मल्टीमीटर दिखाएगा। सही, जब शॉर्ट होगा तो यहां पर मल्टीमीटर दिखाएगा। 2 भी दिखा सकता है, कोई बुरी बात नहीं है 2 दिखाना, ऐसे दिखाएगा।
आपने जब कोई लाइन को चेक करना है तो जैसे अभी मैं डिस्प्ले कनेक्टर को चेक किया, मैंने कितनी पिने थी उसमें? अच्छी खासी पिने थी ना, मतलब एक तरफ अगर 15 भी रखे तो दोनों तरफ मिला के 30 पिने थी, यानी हमने एक साथ कितने ट्रैक चेक किए? अब 30 ट्रैक। 30 में से कोई एक भी ट्रैक खराब होता तो मेरा स्क्रीन पे काम नहीं हो रहा होता। उसमें कितने ट्रैक खराब मिले मुझे? एक। मान लीजिए ये किसी भी सर्किट को जब मैं चेक कर रहा हूं या किसी भी ट्रैक को मैं चेक कर रहा हूं, अगर वो वहां पर GR दे रहा है तो वो ट्रैक क्या है? और वहां पर अगर OL आ रहा है तो वो ट्रैक क्या है? अगर वहां पे ग्राउंडिंग आ रही है तो वो ट्रैक क्या है? शॉर्ट। ये 3 बेसिक तो आपको पता ही होनी चाहिए। किसी भी ट्रैक को जब आप चेक करेंगे ये 3 कंडीशन आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए कि ओके कंडीशन क्या दिखेगी, OL क्या दिखेगी और शॉर्ट क्या दिखेगी। अब अगर वो OL है तो क्या करना है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, शॉर्ट है तो क्या करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 3 जो है बाद में डिस्कस होगी। कब? जब आपकी ये 3 क्लियर हो जाए। देखो खत्म कराना और सिखाना दो अलग अलग चीजें। देखो मैं खत्म कराने के लिए सब कुछ पढ़ा दूंगा, आपके समझ में आना जरूरी है। अभी हमें 3 ही समझ में नहीं आ रहे हो, मैं फिर आपको लो GR में ले जाऊं, फिर मैं आपको हाई GR में ले जाऊं, फिर मैं आपको लो ओवरलोड में ले जाऊं, पता चलेगा आपको ना ये ओके भी नहीं आ रही समझ में। आराम आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है, कोई ब्लैक कमांडो नहीं बनना एक दिन में। अब मेरे पास OL कंडीशन है। OL का मतलब क्या है? ट्रैक का टूटना। ये एक सोर्स है, ये एक डेस्टिनेशन है, कनेक्टर, ऐसे कनेक्टर है लगा हुआ, इसकी बहुत सारी पिने हैं। यहां से एक बॉल निकली, यहां पहुंची। जब यहां पर IC लगेगी तो यहां पर GR पहुंचेगी कितनी? ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 350। ये 350 कहां से है मेरे पास लिखी हुई? IC से। बट मैंने कैसे ढूंढी? मुझे तो पता नहीं था। IC में बिट मैप से। किससे? बिट मैप से रेफरेंस लिया मैंने, तो मुझे पता चल गया 350 यहाँ पर GR आनी थी। मैंने चेक किया लेकिन मेरी आ रही है लाइन ब्रेक है। अब अगर इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है तो क्या क्या रीजन हो सकता है लाइन ब्रेक होने का? सोचो सोचो। हाँ 2 रीजन, 1 रीजन, 5 रीजन, जितने रीजन है बताओ जल्दी से। अब देखो समझ में नहीं आ रहा है, एक करके बताओगे तो समझ में। अच्छा ये पिन डिस्कनेक्ट हो सकती है नीचे से या नहीं? अगर ये डिस्कनेक्ट होगी तो दबा के लगाऊंगा ऐसे तो GR आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। फिर तो ये ट्रैक यहां से ओपन हो सकता है या नहीं? इंटरनली टूट जाए ट्रैक, बोर्ड गिरा तेजी से, बैंड हो गया, वो ट्रैक टूट गया, तब ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है। ये बॉल इस CPU की बॉल से, जैसे ये CPU की बॉल होती है बोर्ड पे ही प्रिंट होता है, ये अगर आपस में कनेक्ट ना हो तो इसे ड्राई बोल सकते हैं हम। यानी CPU भी ड्राई हो सकता है, ट्रैक भी डिस्कनेक्ट हो सकता है और ये पिन भी इससे डिस्कनेक्ट हो सकती है। अच्छा अगर मान लीजिए इसमें एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ऐसे रजिस्टर है ये, अगर ये खराब हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा लाइन टूट गई अंदर से दिख रही है, तो यहां पर रीडिंग आएगी या नहीं आएगी? अगर यहां पर रीडिंग आ रही है, इधर यहां पर रीडिंग आ रही है, इससे आपको क्या समझ में आया? कहां से कहां तक ठीक है मेरे भाइयों? यहां से लेकर यहां तक मुझे काम नहीं करना है अभी। ठीक, क्यों? क्योंकि मेरा IC जो है कनेक्ट है, तभी तो यहां पर GR बना रहा है। यहां पर आ रहा है OL। क्या मतलब है इसका? ये पार्ट जो है वो खराब हो गया है। डिपेंड करता है रजिस्टर कौन सा है। अगर LVR है, क्या है भाई? 0 से 50 ओम तक का, तो मैं इसे बाईपास कर दूंगा। हाँ जी जंपर कर देंगे ऐसे ही जी, कुछ नहीं करेंगे। और अगर ये 1 किलो ओम का, 2 किलो ओम का HVR है तो कोशिश करें कि आप इसे नया लगाए दूसरे बोर्ड से निकाल के। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब अगर यहीं पर OL आया तो क्या करना पड़ सकता है? फिर CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। CPU क्यों बोल रहे हो भाई तुम? पावर IC भी तो हो सकती है, ये कोई भी सोर्स हो सकता है ना। तो जो भी इसे सोर्स सप्लाई दे रहा है वो सोर्स डिस्कनेक्ट है। अब अगर ये चेंजेबल है तो, और अगर ये लॉक है तो, बस इतना ही तो कर सकते हैं। जब मैं, हाँ भाई यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मुझे अपने बोर्ड पे चेक करना है कि मुझे क्या करना है। सही, ये अगर मैं कंपोनेंट निकाल देता हूं, क्या ये लाइन ब्रेक होगी? क्यों नहीं होगी भाई?
क्योंकि ये एक सप्लाई से जुड़ा हुआ है और एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो मैं पूछ रहा था कि ये कंपोनेंट हटने से क्या सप्लाई ब्रेक होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका सिर्फ एक सिरा ऐसे सप्लाई से जुड़ा हुआ है, हटा दो वो सप्लाई फिर भी रन करती रहेगी। अब इसके अलावा देखो कुछ और भी है क्या इसके ट्रैक में? ये रजिस्टर, अगर ये यहां से हटा हुआ तो ऑयल आएगा वहां पर। अगर ये रजिस्टर लगा हुआ है और सीपीयू ओपन हो गया है तो, या सीपीयू की ही ड्राई हो गई है, यहां पर जीआर मिलेगी? अगर यहां पर जीआर मिल रही तो मैं कैसे बाईपास करने का सोच सकता हूं उसे कि ये बाईपास हो सकता है या नहीं? कैसे पता चलेगा मुझे? इसकी वैल्यू देख के, यहां देखना है वैल्यू। हमने टैग किया, यहां पर इसकी वैल्यू आई, कितने ओम का है? तो कोशिश क्या करनी है आपने? नया लगाना है, ठीक है। बट पहले तो हम ये देख लेना इधर जीआर है या नहीं है। एक बार मैच कराना भाई, कौन सा कंपोनेंट है वो? सीपीयू के नीचे तो है, नंबर तो बताओ। देखो ये दो कैपेसिटर लगे मोटे मोटे, ऐसे रियल इमेज बनाता हूं मैं, ऐसे दो कैपेसिटर लगे मोटे मोटे, इसके बिल्कुल बराबर में तीसरा कंपोनेंट है, सही। और ये एक प्रोटोकॉल होता है एसपीआई का। क्या होता है ये? प्रोटोकॉल होता है एसपीआई का, जैसा I2C एक प्रोटोकॉल होता है। एसपीआई में 4 लाइनें यूज होती है एसपीआई में, आपने तो पढ़ी होंगी। कौन कौन सी बताना? हाँ बताओ भाई। मीसो, मोसी और सीरियल क्लॉक और सिलेक्ट स्लेव। अभी आप देखना कौन सी टूटी हुई उसकी। ये है तीसरा। अगर देखो इसके इधर जीआर नहीं आई तो 100% क्या निकलेगा मेरा? सीपीयू। और अगर उधर जीआर आ गई तो कंपोनेंट हो सकता है ड्राई हो गया हो, हीट मारने में कंपोनेंट ही लूज हो गया हो, या नहीं हो सकता है? चलो देखो कंपोनेंट तो खूबसूरत सा दिख रहा है भाई। अभी हम चेक कर लेते हैं, इसी से डिसाइड होगा कि आपको सीपीयू निकालना है या नहीं निकालना है। क्या है यहाँ पर? ऑयल। यहाँ पर ऑब्वियस है ऑयल ही रहेगा ना, या तो या नहीं रहेगा? अरे सप्लाई तो इधर से ही तो होकर इसमें निकलनी है ना, ये अपनी तो सप्लाई बनाता नहीं है कोई। अब इस रजिस्टर को चेक करना चाहूं तो मैं कितनी वैल्यू देगा ये? 1500। तो इसे मैं ओम रेंज पे कर रहा हूं, यहाँ पे पहचानना है। दिख रहा है? ऐसा निशान आ रहा होगा डमरू जैसा, ऐसा ये साइन होता है ओम का। कितने ओम का है भाई ये? 1500। देख लेते हैं। ये क्या मजाक कर रहा है? अब ये बोर्ड के साथ लगा हुआ है ना, हो सकता है अलग में सही दे। और यहाँ पर ये फ्यूज भी बता रहा है। ये रजिस्टर सच में 1500 का, या उसने गलत लिख रखा है सिमेटिक पर? क्योंकि इसमें 1500 का रजिस्टर यूज़ होता नहीं है, इसमें फ्यूजेबल रजिस्टर यूज़ होता है वैसे तो। बाकी हमारे पास दूसरा 13 है, हम दूसरे 13 से मैच करा लेते हैं। ये है दूसरा। कौन सा नंबर है बताओ? तीसरा नंबर है ये वाला। ये वैसे फ्यूजेबल होता है रजिस्टर, यही वाला है ना? नहीं क्लियर हो रहा है इसमें। ये तीसरा बोर्ड है उसका ही, जिसपे लगा हुआ था सीपीयू। ये वाला कंपोनेंट है। यस सर। फ्यूजेबल होता है वैसे रजिस्टर, 0 ओम का रजिस्टर होता है वैसे। यहां तक हमें पता चल गया कि सीपीयू तो ओके है। सीपीयू ओके निकलेगा ना सीपीयू, तभी तो वहां पे जीआर बनेगी।
ये कॉर्नर दिख रहे हैं आपको? सीपीयू की सारी बॉलें कॉर्नर से फ्लैट होनी चाहिए भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये बोर्ड में ये ट्रैक यहां से यहां तक कनेक्ट होगा या नहीं होगा? पहले देखो जरा कौन सी बॉल पर है, यहां आ जाओ जरा। ये एसपीआई प्रोटोकॉल है, ये आपका ऑडियो में और आपका टच में यूज होता है। एप्पल ज्यादातर इन दो सेक्शनों में इसका यूज करता है। इसमें 4 लाइनें होंगी। पहले पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर, एसपीआई मीडिया, नहीं मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है इसकी। मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ जी, प्रोटोकॉल होती है एक कमांड जिससे या वो चीज़ काम करेगी, कब उस चीज़ को काम करना है। तो इसके 4 तार हैं। एक तो है देखो मोसी, ये है मास्टर आउट स्लेव इन, ये है मीसो मास्टर इन स्लेव आउट, और हमारा टूटा हुआ है सीरियल क्लॉक। सीरियल क्लॉक की जीआर नहीं थी हमारी यहाँ पर। और ये है चिप सिलेक्ट। तो 4 में से एक ट्रैक मेरा क्या आ रहा है वहां पर, ओपन आ रहा था, जिसके वजह से टच काम नहीं कर रहा था। तो ये ट्रैक अब आपका सीपीयू में से आ रहा है। अब या तो यहां से लेकर यहां तक की लाइन टूट गई हो सकता है, या फिर सीपीयू यहां पर बॉल इन जीआर ना बना रहा हो। कैसे कंफर्म करेंगे? यहां से यहां तक की कैसे कंफर्म कर सकते हैं? मल्टीमीटर से बीप बजा के भी चेक कर सकते हैं। बॉल नंबर बताना कितनी है, ये ऊपर से देखना है यहाँ से। 1 2 3, तीसरी की चौथी यहां से अगर मैं गिनूंगा, अगर आप ऊपर से गिनना है यहां से, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11वीं बॉल पर इस रजिस्टर से बीप आनी चाहिए। सही है। इससे हमें क्या कंफर्म हो जाएगा कि लाइन बोर्ड में ओके है। इसमें तो वैल्यू ओएल दिखा रखी है सर। हाँ जी, सीपीयू बाहर है ना अभी। नहीं सर, इसमें तो वैल्यू दिखानी चाहिए थी। क्यों दिखाएगा इसमें वैल्यू? अबे सीपीयू लगेगा तो जीआर बनेगी ना। ये बोर्ड पर है, ये बोर्ड पर है, तो बोर्ड पर क्या रहेगा, ओएल। सीपीयू की बॉल पर जीआर होगी तो सीपीयू की बॉल इस पे टच होगी, तब जीआर बनेगी ना। मैं अभी क्या बोल रहा हूं कि बोर्ड में कोई जीआर नहीं बन, हाँ ऐसे कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, बात वही है। मैंने अभी आपको बोला, लेकिन मेरी बात सुनना है आप लोग। मैंने बोला आपको बोर्ड में कोई भी जीआर नहीं बनती है, आईसी लगती है तो उसकी जीआर बनती है। ये जो प्रिंट लिखे गए ये सीपीयू लगे हुए पे लिखे गए या सीपीयू हटा के लिखे गए? हटा के। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जब मैं सीपीयू लगाऊंगा तो क्या होगी, यहाँ से जीआर निकलेगी यहाँ पर, इस रजिस्टर से होकर जाएगी इस कनेक्टर पर, और कनेक्टर की स्पिन पर आने लगेगी कितनी, 350। ये 350 जीआर किसके अंदर होगी अभी, सीपीयू की बॉल पर। तो अभी हम सीपीयू की बॉल पे भी चेक करेंगे। जब उसे लगाने से पहले ये कंफर्म कर लेंगे कि वहां पर जीआर है या नहीं है। अगर वहां पर जीआर ही नहीं हुई, वहां पर ही ओएल हुआ, तो फिर तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर वहां पर जीआर हुई तो 100% रिवॉल्व करके ही आ जाएगा, बशर्ते एक एक ट्रैक ठीक होने चाहिए, जो अभी मैं चेक कर रहा हूं। ब्रेक देके गलत किया मैंने तुम्हें, तुम्हारा फोकस टूट गया सभी का। चेक करें ये कौन सी बॉल थी, 11 नंबर। बीप देखते हैं, बीप बजेगी, हालांकि ये ठीक निकलेगी, लेकिन मैं आपको चेक करना फिर भी सिखा रहा हूं। ऐसा आवाज आ जाएगी, सही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे इसका क्या मतलब है? अंदर की लाइन तो क्या है? ओके, अब मुझे बोर्ड पे तो कुछ नहीं करना है। अब मुझे क्या चाहिए? अपना रिवॉल्व करने से पहले चेक तो करेंगे ना उसे। रिवॉल्व सीपीयू जो है, जैसे आपका एक बार रिवॉल्व हुआ है सीपीयू, तो उसे जब आप दोबारा निकाल के क्लीन कर रहे हैं तो उस पर आयरन नहीं चलानी जी। ज़्यादा ताकत से नहीं करना है काम। बॉल नंबर याद करना, वो 11 किसकी? तीसरी लाइन की। हाँ भाई, जरा बाद में से पूरे को क्लीन करेंगे, पहले हम वो बॉल ही चेक कर लें ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि बनेगा या नहीं बनेगा। इसे ना मिरर इमेज कर लेते हैं हम। चलो भाई, यहाँ पर है बॉल। कौन सा था वो कंपोनेंट? ये वाला था। हाँ यही वाला था, कनेक्टर पे जाएगा ना। ये मैंने मिरर बना दिया है सब। यही पिन थी क्लॉक की, ये आ गई यहाँ पर। सही है। अब इस पे मुझे जीआर चेक करने दो। ग्राउंड मुझे यहीं रखना पड़ेगा आपके से। ग्राउंड में यहीं रखेंगे और जीआर भी यहीं पे चेक कर लेंगे। अब मुझे अपना सीपीयू भी ऐसे ही रखना है। यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर इसे मैच करा लेना। ऐसे रखा हुआ है। कौन सी लाइन थी इसमें? 1 2 3 4 5 नहीं 3 और 3 6 7 8 9 10 11। अरे 300 समथिंग जीआर आएगी। कितनी आई है? इससे क्या पता चला हमें? सीपीयू सिर्फ ड्राई था, सीपीयू की बॉल पर जीआर है। अगर यहीं पर जीआर नहीं होती तो हमें कुछ और जुगाड़ करना पड़ता। हालांकि इस कंडीशन में ज्यादातर सेट नहीं बनते जब प्रोटोकॉल, क्योंकि ये इंडिविजुअली एक ही सिंगल ट्रैक होता है। तो अगर क्लॉक का कोई ट्रैक टूट गया है तो क्लॉक के लिए आपको दूसरा क्लॉक लेके ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मैं नहीं बता सकता कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया ना, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि नहीं चलेगा, अभी पता नहीं। चलो ट्राई कर लेते हैं। बड़े नोजल से नहीं बनाना होता वैसे। जितना स्लो बनाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें यहाँ पर जरूर गंदगी है। देखते हैं वो बॉल काम की भी है या नहीं। हमारे ये जो बॉल है ना, ये वाली, हो सकता है काम की हो सकता है काम के बिना। ग्राउंड हो। बहुत ज्यादा ना फ्लक्स नहीं डालना है कभी भी सीपीयू बनाते वक्त। जरा मैच कराना भाई इस वाली बॉल को ही, ये वाली बॉल को। अगर वर्किंग होगी तो हम बनाएंगे, अगर वर्किंग नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे। मल्टीपल होगी तो वैसे ही ग्राउंड है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा भाई, ऐसे रख लेते हैं हम सीपीयू को। हमारी बॉल नंबर है
इस DTC से स्टार्ट हो रही है अगर तो, इसी से नीचे होना चाहिए। और इसी लाइन में है 1 2 3 4 5 6 7, यहीं से जहाँ पे मैंने कर्सर रख रखा है, गिनो जरा। यहाँ से गिनना है, यहाँ ग्राउंड से पहली बॉल से 1 2 3 4 5 6, 1 सेकंड फिर से गिनने दो, 3 10 नंबर बॉल है। यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कई हैं तो छोड़ सकते हैं, अगर सिंगल होती तो बना सकते थे, हालांकि आप चाहो तो इसे ही बना सकते हो बॉल रख के। अच्छा, जब आप किसी बोर्ड पर CPU लगाएंगे तो पहले आपको CPU का लगाने से पहले उसका बोर्ड का करंट देखना होगा, कितना करंट होगा मेरे भाइयों। DC नज़र आ रही है, 40 से नीचे नीचे होता है ज़्यादातर, लेकिन वो करंट स्टक होगा। क्या होगा मेरे भाई? स्टक होगा, ऐसे साइकिल में नहीं होगा। हो सकता है किसी का 3 हो, किसी का 17 हो, किसी का 19 हो, किसी का 35 हो। 35 से ऊपर नहीं देखा गया, 15 Pro Max तक में भी ज़्यादातर यही करंट होता है। कितना है? 20 है, तो इसका मतलब इस पर CPU हम लगा सकते हैं। लेकिन ये अगर हाई बूट होता, 1500 1700 आ रहा होता, या फिर बूट लेके 0 हो रहा होता, तो उस कंडीशन में आप उस पर CPU नहीं लगा सकते। तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली पावर आईसी को चेक कर लेते हैं कि पावर आईसी अपना बक और एलडीओ बना रही है या नहीं बना रही है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तरीका तो ये है कि वोल्टेज चेक करो सारे, बक के वोल्टेज, एलडीओ के वोल्टेज, या फिर एक सिंपल सी थ्योरी ये है कि किसी बोर्ड में अगर CPU नहीं लगा होगा, कोई भी बोर्ड हो आपके पास जिसमें CPU नहीं लगा हुआ है, बाकी सारी आईसी लगी हुई हैं चाहे तो मैक्सिमम उसका करंट जो रहेगा वो 35 मिली एम्प तक रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो फिर आपसे हम क्या बात कर सकते हैं, मतलब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं मुझसे। क्या नहीं चल रहा है भाई इसमें? टच नहीं चल रहा है। बैठ देख, कौन सा मॉडल है? ऐसे ही पढ़ाता हूँ सर, जैसे अभी पढ़ रहे होंगे ना आप अभी। अच्छा, CPU लगाने में ना रोजन का यूज़ करना है हमेशा। किसे लगाने में? बाकी बेसिक आईसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे वाईफाई, बेस बैंड या फिर आपकी टच आईसी वगैरह कोई से लगा रहे हैं तो फ्लक्स से लगा सकते हैं। CPU थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये फ्लोट जल्दी मारता है, तो रोजन क्या करता है, थोड़ी देर के लिए उसे चिपका लेता है जहाँ पर आप उसे रखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप बिना रोजन के भी लगाएंगे तब भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको एज ए बिगनर काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा उसके लिए ट्रिक सीखनी पड़ती हैं। तो मैं जो अभी कर रहा हूँ वो सिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप चाहें तो बिना फ्लक्स के, वो बिना रोजन के फ्लक्स से भी रख के बिठा सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लोट ज़्यादा मारेगा तो चांसेस कई बार क्या होते हैं कि शॉर्ट आ गया, हाई जंप मार गया। एक CPU को जब आप 3 से 4 बार, 5 बार, 10 बार लगा रहे हैं या 5-8 बार लगा रहे हैं तो उसकी लाइफ जो है ना खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि बार बार उसे आपको रिवॉल्व करना पड़ता है। रिवॉल्व करने से क्या होगा, बॉलें ना उसकी छोटी होने लगेगी, पर्दे पे बनी हुई बॉलें हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सिंगल शॉट में हमारा CPU डन आ जाए, तो जितने प्रिकॉशंस है वो सारे आपको एक बार में लेने होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, इसे स्मोक बना के उड़ा देना है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो कुछ मॉडल हैं जिसमें आपको ना अलाइनमेंट मिलाने की जगह मिलेगी, जैसे आपका 6S, 7, आपका 12 मिनी, आपका 12 Pro, 13 मिनी। इन सब में ना एक साइड से स्पेस दिखता है या दोनों साइड से स्पेस दिखता है, तो आप बॉल से बॉल ऐसे मिला पाओगे। जिसमें स्पेस नहीं दिख रहा है, जैसे 13 Pro, 11 Pro, 11, तो उसमें हम क्या करते हैं, चारों साइडें बिल्कुल बराबर देखते हैं। क्या देखनी भाई? ये चारों साइड जो है जहां से CPU लगेगा तो 4 साइड बनेगी ना। कोई राउंड CPU तो नहीं देखा है ना किसने अभी तक? कैसा होता है CPU? स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा? जैसे इसमें रेक्टेंगल है, ये पुराने मॉडल में देखेंगे एक्स में या वगैरह में तो उसमें स्क्वायर दिखेगा, तो स्क्वायर CPU में चारों साइड दिख रही होंगी आपको, तो चारों साइड अलाइनमेंट मिलानी है, जैसे एक्स में, एक्सेस में। तो आपने अगर अलाइनमेंट नहीं मिला पा रहे हैं तो एक और ट्रिक है उसकी, ये शीशे दिख रहे हैं आपको, जो आईसी के नीचे का ये हिस्सा दिख रहा है, स्पेस ये, इसमें कभी भी ग्लू नहीं छोड़ना है। अगर आपने इस पर ग्लू छोड़ा तो आपकी आईसी फ्लोट मारती रहेगी, ऐसे नीचे नहीं बैठेगी। और आईसी की जो आपका CPU है उसमें भी ये आईसी लगी हुई है, तो अगर ये जगह पूरी खाली होगी तो ये अपने आप उस जगह पे जाके बैठ जाएगा। समझ रहे हैं?
बाकी फिर भी आपको भगवान ने आंखें दी है, फिर भी अलाइनमेंट मिलाना है। मिलाने से क्या है, ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। कुछ दिनों बाद जैसा अब आप हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं, तो एक दिन में तो नहीं सीखेंगे ना वो, उसके लिए बार बार काम करते रहेंगे तो सीख भी जाएंगे। मैं देखो ऐसे कह रहा था, ऐसे देख लेना है आपने। क्या देखनी चाहिए, ये बॉल पे बॉल रखी हुई नजर आ रही है? नीचे की बॉल और ऊपर की बॉल एक साथ नजर आ जानी चाहिए बस। हल्का सा देखो टेढ़ा वेढ़ा भी दिखेगा, वो सीधा हो जाएगा अपने आप। टेम्परेचर रखना है जब भी आप 183 से किसी आईसी को रिवॉल्व करके लगाएंगे तो टेम्परेचर रखना है 280। कितना रखना है? 20। और अगर आप साइक्लोन एसएमडी यूज कर रहे हैं यानी हेलीगेट एसएमडी यूज कर रहे हैं तो 340 या 320 इनफ है आपके लिए। सही है? आपने ना हाथ बिल्कुल जहां पे नंबर लिखा है वहां पे रोकना है। नंबर लिखा होता है इस पे A15 A14 A12 ऐसे, वहां पर हाथ को रोक के रखना है। जब तक फ्लक्स नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं करना है इसमें। स्लोली स्लोली इस हाथ को नीचे लेके जाना है। निकलता हुआ दिख रहा है फ्लक्स? ज़्यादा नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कि बह जाएगा ये। फिर हल्का हल्का ऐसा हाथ को घुमाना है ऐसे और बाउंस बैक करके देखना है। अभी नहीं हुआ है ये। अभी हो रहा है? बस इतना करना है। अननेसेसरी हीट नहीं मारनी है, क्योंकि क्या होता है ना 11 या 13 प्रो देखें तो इसमें पावर साइड पे है। तो उसमें क्या होता है, जब आप सीपीयू को थोड़ा सा अगर गर्म भी कर देते हैं तो पीछे पावर पंचर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप 12 देखेंगे, 13 देखेंगे या आपका 14 देखेंगे या 15 देखेंगे तो इसमें, या 12 सीरीज में पूरी में, इसमें सीपीयू के पीछे बिल्कुल पावर है। तो आप बहुत देर तक हीट मारेंगे और उधर की पावर अगर पेस्टेड है तो आपका सेट जो है बिफोर पावर में चला जाएगा, यानी पावर क्या हो जाएगी, पंचर हो जाएगी। हो सकता है आपका 50 करंट लेने लगे, हो सकता है आपका 5000 मिली एम्प पूरा लेने लगे, यानी 5 एम्पियर पूरा लेने लगे। तो कोशिश ये करनी है, जैसे हमने फ्लक्स डाला, फ्लक्स निकलना स्टार्ट हुआ, शेक कराया, उसके बाद एसएमडी हटा लेनी है। ज़्यादा देर तक हीट मार रहे हैं तो उससे बोर्ड क्या हो रहा है, ओवर हीट। भाई फैन चला दोगे? एयर रख सकते हैं उसकी 40%। यहां से देख लेना है कि आपका सीपीयू सीधा सीधा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको। नजर आ रहा है? गरम सीपीयू पे कोई केमिकल वगैरह नहीं डालना है, थोड़ा सा वेट करना है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होने का। जब तक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता तब तक उस पर डीसी भी नहीं लगानी है। कई बार शॉर्टिंग हुई भी होती है और आपने डीसी लगाई तो वो क्या करती है, वोल्टेज की लाइन शॉर्ट होकर कई बार सीपीयू उड़ा देती है। तो कंडीशन ये है कि पहले आपको उसे ठंडा होते हुए देखना है, पहले आराम से, उसके बाद चेक कर लेना है। पहले वो जीआर चेक कर ले भाई। हम तो वही कर रहे थे ना, मैं तो भूल ही गया, इतनी लंबी वीडियो बन गई कि मैं भूल ही गया कि मैं क्या कर रहा हूँ उसमें। अगर वो जीआर आई तो चलेगा, है? वो रजिस्टर याद है? ये वाला बिलर हो रहा है, बिलर अभी सही है? अभी भी ऑयल है? यस सर।
आ रही है? चलो आ गई। अब तो आनी चाहिए थी यार, तुमने तो एकदम मुझे भी डरा दिया। मैंने क्या साला सिक्योरिटी कॉल करके डाला फिर भी नहीं आई। नहीं उस पर वो होगा रोजन, ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पर GR आ गई होगी तो वहां पर भी पहुंच जाएगी कनेक्टर पर, तो डायरेक्ट कनेक्टर पे ही चेक कर लें भाई। कौन सी पिन थी? पिन नंबर 6। इधर से ऊपर से गिने तो 1 2 3 4 5 6। अरे अभी देखते हैं चलता है या नहीं चलता है टच। पहले देखते हैं बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमने CPU लगाया है। अगर सही नहीं लगेगा तो दोबारा लगाना पड़ जाएगा हमें। मान लीजिए वो GR तो आ गई लेकिन CPU सही नहीं लगाए। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। रिपेयरिंग ऐसी चीज है, कई बार आपकी पूरी पूरी मेहनत क्या कर देती है, जीरो। और ज्यादातर रिपेयरिंग जो कर पाएगा वो वही कर पाएगा जिसके अंदर पेशेंस होंगे। कई बार आप 1-2 जंपर मारेंगे, काम चलाएंगे, फिर चेक करेंगे नहीं होगा, फिर तोड़ता गया ले जाए, नहीं होगा भाई, वहीं से खराब हो जाता है। हो सकता है एक बार और ट्राई करते तो हो जाता। हाँ जी, देखो बूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो बूट तो हो रहा है, देखिए मेनू में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखते रहना है अभी आपने। हुआ है मेनू एंटर। कौन कौन पहचान सकता है DC से? देखें स्क्रीन लगा के। लो भाई चेक करें। देख रहा है भाई? चेक करें। मिल गया। पास कोड था इसका 1 2 3 4 5 6। क्या दिखा रहा है अभी यहाँ पर? NFC डिस्कनेक्ट है, क्योंकि मैंने इसके लोअर बोर्ड की, ये वाले बोर्ड की NFC इस पर नहीं डाली। ठीक है, वो इसी पे ओल्ड वाली। अगर आपको डाटा नहीं चाहिए तो फ्लैश मार दो, आपको डाटा चाहिए तो इसकी NFC लगानी पड़ेगी। वो हम स्वैपिंग में बात करेंगे जब हम स्वैपिंग सीखेंगे। अभी क्या सीखा आपने? टच का काम कैसे करना है, बोर्ड पे कैसे काम करना है, कैसे सप्लाइयाँ चेक करनी है। जैसे कि भी आपने देखा कि टच अगर काम नहीं कर रहा है तो आप कौन कौन सी सप्लाइयाँ चेक करके उसका टच बना सकते हैं। इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें कि जो आपने इस वीडियो में सीखा है, और आगे के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।